आसमान चूमती इमारतें, जमीन पर रेंगती गाड़ियां, एक शोर सा हर तरफ, एक कशिश हर जगह, एक तड़प हर किसी के दिल में मचलती है यहां। ठीक उसी तरह जैसे दरिया की लहरें मचलती हैं। कुछ लहरें जो खुशनसीब होती हैं उन्हें किनारा मिलता है और बाकी समंदर के सीने में ही दफन होने को मजबूर होती है। समंदर की इसी फितरत का कायल है शायद ये शहर मुंबई भी, और इस शहर में समंदर के किनारे बना ये आलीशान महल भी। ये आशीर्वाद है, वो बंगला जिसकी दीवारों से टकराकर वक्त की न जाने कितनी लहरों ने दम तोड़ा है। ये वो बंगला है जो बना बॉलीवुड के सबसे बड़े और पहले सुपरस्टार का आशियाना, और यही वो बंगला है जिसने उस सुपर सितारे का आखिरी सांस तक साथ निभाया। उस मुश्किल वक्त में भी जब बॉलीवुड की रंगीन दुनिया, दोस्तों, नाते रिश्तेदारों और खुद उनके हौसले ने भी छोड़ दिया था उनका साथ, राजेश खन्ना, एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी में हिमालय की तरह ऊंचाइयां भी देखी और किसी समंदर जितनी गहराइयां भी। जितना नीचे तक जा सकते थे उतना नीचे गए राजेश, जितना अकेला हो सकते थे उतने अकेलेपन से भी घिरे राजेश, जितना टूट सकते थे उतना टूटे भी। पता नहीं जिंदगी ने इस सितारे के साथ आखिर ऐसा सुलूक क्यों किया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये आशीर्वाद है, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। आज इस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस करोड़ों रुपए के बंगले में रहने वाले राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सालों में एक तरह से कंगाल हो गए थे। यही नहीं, वो बेहद अकेलेपन के शिकार भी हो गए थे। राजेश खन्ना की दर्द भरी दास्तान सुनिए उस शख्स की जुबानी जो राजेश की जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके बेहद करीब था। नहीं, राजनीति कहो तो, परिवार कहो तो, पब्लिक कहो तो, फिल्म इंडस्ट्री कहो तो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने राजेश खन्ना के साथ में एक तरीके से कहा जाए दुर्व्यवहार नहीं किया, मतलब कि उनको अकेला छोड़ दिया। अशोक त्यागी पिछले 6-7 सालों से राजेश खन्ना के करीब रहे हैं और वो उनके साथ रियासत नाम की फिल्म भी बना रहे थे। इससे पहले कि हम राजेश खन्ना की जिंदगी के दर्द भरे राज खोलें, पहले देख लीजिए बॉलीवुड के इस पहले सुपरस्टार की आखिरी फिल्म रियासत की एक झलक। पुलिस और नेताओं को खरीद कर वो समझता है कि हमसे बगावत कर सकता है। शायद भूल गया है शायद कि जहाँ पुलिस और सरकार का राज खत्म होता है, वहाँ हमारा राज शुरू होता है। हम रियासत की शूटिंग कर रहे थे जो अंडर प्रोडक्शन फिल्म है, तो मुझे बंधु कहते थे। वो नमक हराम में हम दोनों एक दूसरे को बंधु कहते हैं। बंधु मैंने कल नमक हराम देखी, तेरा वो गाना देखा, मैं शायर बनता हूं। बंधु मेरी आंखें भीग गईं, मेरी आंखों में आंसू आ गए बंधु वो गाना देखकर। ये कहा उन्होंने और मैंने उनकी आंखें भीगती हुई देखी। पहली बार मैंने जतिन खन्ना इंसान की आंखें भीगी हुई देखी। बॉलीवुड की दुनिया में आए बदलावों के बावजूद राजेश खन्ना अपने इसी बंगले आशीर्वाद में डटे रहे। लेकिन करीब 10 साल पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इस घर से बेदखल कर दिए गए। आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि साल 2001 से साल 2008 तक
राजेश खन्ना के पास रहने के लिए अपना ये बंगला आशीर्वाद नहीं था। 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम जो था इनकम टैक्स का, ये राजेश खन्ना जी ने मुझे खुद बताया, ये बात हकीकत है। ये इनकम टैक्स ने उनके ऊपर क्लेम डाल दिया और जब राजेश खन्ना जी नहीं चुका पाए इस क्लेम को, तो ये जो आशीर्वाद जिसके अंदर कल उनका अंतिम संस्कार हुआ, इस राष्ट्रीय धरोहर को हमारे देश की सरकार ने अटैच कर लिया था और राजेश खन्ना को बेघर कर दिया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में करीब 10 साल पहले का ये वो दौर था जब राजेश खन्ना बड़े पर्दे से भी गायब हो गए थे और सियासत के सीन से भी। ऐसे हालातों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उन पर 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी निकाल दी और इसके बाद आशीर्वाद पर तब तक के लिए ताला जड़ दिया गया जब तक ये टैक्स चुका ना दिया जाए। और इस तरह राजेश खन्ना को छोड़ना पड़ा अपना ये प्यारा आशियाना। रेंट पे लोखंडवाला में एक बंगला लिया था, वहाँ भी मैं गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा काका जी ये बंगला तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। और उन्होंने ऐसे कोई बुरी तरह से नहीं कहा कि आई एम राजेश खन्ना। एक होता है ना, आपको छोटे घर में रहने की आदत नहीं है तो आप क्या करो। और उसको सब कुछ बहुत छोटा छोटा लग रहा था। उसके बीच में ये थोड़ी देर के लिए अभिषेक बिल्डिंग में भी रहते थे, बरसोबा में। मैं सब जगह पे गई हूँ। आशीर्वाद जिसके दरवाजे से निकली थी कभी राजेश खन्ना की बारात। उनकी दोनों बेटियों का जन्म भी यहीं हुआ। डिंपल के साथ उनका घर बसा भी यहीं और टूटा भी यहीं। इसी घर में राजेश खन्ना ने अपना जबरदस्त स्टारडम भी देखा। राजेश के हर सुख दुख का गवाह रहा ये घर एक जमाने में उनसे छीन लिया गया था। कई साल तक ये अटैच रहा और मुझे नहीं पता लगता कि, और उसमें सब काका जी का इससे पता लगता है कि कितने वो क्या कहते हैं आत्मसम्मान है काका जी के अंदर, क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनके दामाद सब बहुत पैसे वाले लोग हैं। और ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि 1.5 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। एक वो वक्त था जब 70 के दशक में राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम सूरज को भी चुनौती दे रहा था। और फिर वो वक्त भी आया जब अपने डूबते स्टारडम की छांव में राजेश खन्ना तन्हा खड़े थे। कभी फैंस और चकाचौंध से घेरे रहने वाले राजेश खन्ना बॉलीवुड में अकेले पड़ चुके थे और उनका परिवार तो कब का उनसे दूर जा चुका था। लिहाजा ऐसे वक्त में अपने घर से बेदखल होने के बाद राजेश खन्ना कहां गए, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बॉलीवुड ने अपने पहले सुपरस्टार के साथ क्या सुलूक किया। खन्ना साहब अकेले शायद इसलिए पड़ गए थे कि उनका जो अपना नज़रिया था वो कुछ इस तरह से था कि यार मुझे मेरे रुतबे का या मेरे लायक मुझे कुछ मिलेगा तो मैं फिल्मों में वही करूंगा। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया था कि लिंकिंग रोड के ऊपर उनकी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की प्रोड्यूसरों की गाड़ियों की लाइन लग जाती थी और एक ज़माने में हफ्तों तक कोई नहीं आता था। बहुत बड़ी कंपनी एड लैब्स को जब टेक ओवर किया गया था, मैंने एड लैब्स को जाके प्रपोजल दिया कि मैं राजेश खन्ना जी को पिक्चर, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरे को बोलता है और मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत ही करीब हैं, उनको बुरा ना लगे लेकिन वो भी इस बात को बोलेंगे कि सच है। मनमोहन शेट्टी जी तब तक एड लैब के इंचार्ज थे। मैंने मनमोहन शेट्टी जी को बोला कि मैं राजेश खन्ना जी को रिवाइव करना चाहता हूँ, पिक्चर बनाना चाहता हूँ, बट हिज हैंड्स वर बाउंड। ही सेड कि माय एग्जीक्यूटिव वो बोले कि आप कोई दूसरे सेलेबल एक्टर को क्यों नहीं लेके आते हो। मैंने तेरे दिए ही 7 रंग के सपने चुने। 70 के दशक में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के जिस तमगे पर राजेश खन्ना को बेहद नाज था, वही तमगा बाद में उनके लिए मुसीबत बन गया। हालांकि सिनेमा के संसार में राजेश खन्ना को इज्जत तो मिलती रही, लेकिन काम मिलना बंद हो चुका था।
स्टारडम का आसमान छूने वाले राजेश खन्ना की हालत इतनी खराब हो गई कि मजबूरी में उन्हें वफा जैसी फिल्में तक करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं ने उनकी कोई सुध नहीं ली। स्टेज पे हर आदमी ये बोलते हुए नहीं थका कि हम तो, आप पहले सुपरस्टार हो, आप तो पहले सुपरस्टार हो। क्या शाहरुख अपनी किसी भी फिल्म में राजेश खन्ना को उनकी उम्र के हिसाब का रोल नहीं दे सकते थे? क्या राजेश खन्ना में कुछ कमी थी? वो एक्टिंग करना भूल गए थे, या कुछ ऐसा हो गया था, या वो बुढ़ापे में जवानी के रोल मांग रहे थे? क्या उनको एक बुढ़ापे के हिसाब से रोल नहीं दे सकता था शाहरुख? उनको काम करने का जोश जो पहले था, जो आराधना जब पिक्चर बनी थी, जब कटी बनी थी, वो जोश एंड तक के रहा, वो जोश कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपने वो एड देखी होगी फैन वाली, तो आपको लग रहे होंगे कि ये वही राजेश खन्ना है जो कल तक के हमारे साथ में, हमारे लिए, हमारे सपनों में आया करते थे, हमारे अपनों में आया करते थे। वही जोश था उनका काम करने का। स्टारडम क्या होता है और कैसा होता है उसके खात्मे का दर्द, कैसी होती है नाकामी की वो टीस, कैसे महसूस किया था राजेश खन्ना ने भी बॉलीवुड में अपनी उपेक्षा के उस दर्द को, ये राज भी खोला है फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने अपने एक लेख में। आप भी सुनिए महेश भट्ट से किन लफ्जों में राजेश खन्ना ने बयान किया था अपने दिल का दर्द भरा हाल। एक दिन घर पर फूल आने बंद हो गए, जो कभी ट्रक भर भर कर आते थे, इतने कि मेरा पूरा बंगला बगीचे में बदल जाता था। 1 इंच भी खाली जगह नहीं बचती थी फूल रखने के लिए। पूरा घर महकता हुआ बागीचा बन जाता था। और फिर एक जन्मदिन पर कुछ भी नहीं आया, एक गुलदस्ता भी नहीं, कुछ नहीं। और उसी दिन मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त बीत चुका है। मैं अब कभी दोबारा राजेश खन्ना नहीं बन सकता। उनमें एक्चुअली कोई बदलाव नहीं आया, वो राजेश खन्ना ही रहे पहले से आखिर तक। उनकी परिस्थितियों में बदलाव आया था, मगर वो अपनी परिस्थिति पर कभी रोते नहीं थे। अपने अच्छे दिनों को खुशी से याद करते थे। क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि शायद बहुत समय तक तो वो सोच रहे थे कि वो अपने समय को बदल पाएंगे, तो एक अंतराल सा था तब, मगर शायद वो बदल नहीं पाए और बाद में उन्होंने इस बात को मान लिया। 2006 में हम लोग साथ गए थे ट्रिनिडाड। वहाँ पे उनको और जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए थे। तो काफ़ी हमने बातचीत की और मैंने नोट किया कि उनके दिमाग में या उनके जहन में, जो भी आप बोलते हो, ही वॉज जैसे कि वो कभी अभी भी सुपरस्टार ही थे। उन्होंने कभी यही नहीं किया था, एडजस्ट नहीं किया था इस बात से कि अब वो डिमांड में नहीं रहे। वो बात कभी उनको स्ट्राइक ही नहीं हुई। बॉलीवुड में राजेश खन्ना की पार्टियों के किस्से आम हैं। जिन दिनों राजेश खन्ना का सितारा बुलंदियों पर था, उन दिनों हर शाम उनके बंगले आशीर्वाद पर रंगीन महफिलें सजती थी। हिट होती फिल्मों के साथ राजेश के दोस्तों की फेहरिस्त भी लंबी होती गई। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सबने साथ छोड़ दिया। अपनी जिंदगी के उस आखिरी बुरे दौर में ना तो उनके काम कोई अपना आया, ना कोई पराया। मुझे भी अक्षय कुमार से ना मुझे ये फीलिंग रही, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अक्षय कुमार फिल्मों में अक्सर अमिताभ बच्चन को अपने फादर का रोल देते हैं और अक्षय कुमार अक्सर अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर होते हैं। तो वो अपनी फिल्म में उन्होंने अगर राजेश खन्ना को ना, मतलब अगर एक पिक्चर में भी राजेश खन्ना को अक्षय कुमार के साथ खड़े हो जाते ये 2000 के दशक के अंदर,
तो एकदम से वो बड़ी लीग में आके खड़े हो जाते। वो रोते थे, वो रात भर हम 5-5 6-6 बजे तक बैठते थे। वो एक निवाला नहीं खाते थे, लेकिन ड्रिंक करते करते सिर्फ उनको याद करते थे, उनको फ़ोन लगाते थे, उनसे बातें करते थे। वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें बहुत खटकती थी, बहुत बहुत अकेलापन महसूस करते थे। यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं थी उस टाइम पर। साल 2008 में आई फिल्म वफा में दर्शकों ने राजेश को जब लंबे वक्त के बाद फिल्मी पर्दे पर देखा तो चौंक गए। वजह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की ऐसी फिल्म कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन उन सवालों पर गौर करने की बॉलीवुड को फुर्सत कहां थी। उनके करीबियों ने भी ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर एक सुपरस्टार ऐसी फिल्म करने को क्यों मजबूर हुआ। वो बड़े भाई का रोल, पिता के रोल, इस तरह से सब रोल करने लगे थे। कमबैक नहीं सोचता है कोई भी अच्छा कलाकार। कलाकार जो है वो आर्क लाइट्स को मिस करता है, अपनी कला को मिस करता है, अपने किरदार को मिस करता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो ये भूमिकाओं के लिए तरस रहे थे, वो ये माहौल के लिए तरस रहे थे। तो मुझको नहीं लगता है कि वो कमबैक की तैयारी कर रहे थे। बट ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसे आई वुड से फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड से ऐसी वाहियात फिल्में उन्होंने कैसे की। परिवार की बेरुखी, फिल्मों से दूरी और राजनीति में नाकामी ने राजेश खन्ना की जिंदगी में जैसे जहर घोल दिया। वो हर दिन जैसे तिल तिल कर मर रहे थे और फिर अपने इन दुखों से पार पाने के लिए राजेश ने शराब का सहारा लिया। ऊपर से सिगरेट का डोज, एक दिन में 40-40 सिगरेट। शराब और सिगरेट की दोहरी मार ने राजेश की सेहत को चरमरा दिया और यही आखिर में उनकी मौत की वजह भी बनी। पहली बार मैंने राजेश खन्ना को जिस्मानी तौर पे इतना कमजोर देखा और उसकी एक वजह और थी कि सिगरेट भी बहुत पीते थे। 40 सिगरेट तकरीबन दिन में वो पीते थे। बहुत ज्यादा शराब पीते थे क्योंकि बातों बातों में इतनी पी जाते थे कि वो अपने आप को भूल जाते थे और अपने आप को भूलने के लिए वो शराब पीते। राजेश खन्ना का स्टारडम अब इतिहास बन चुका था। उनके अपने भी पराये हो चुके थे। जिस बॉलीवुड को इन्होंने 15 लगातार सुपरहिट फिल्में दी, उसी बॉलीवुड ने जैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्हें कोई भी फिल्मों में काम नहीं दे रहा था, जैसे कि वो कोई अछूत हो। न जाने किस अपराध की सजा मिल रही थी इस सुपरस्टार को। लेकिन कुछ लोग थे जो हमेशा काका के साथ रहे, आखिर के उन बुरे दिनों में भी। सिर्फ एक और काका जी का स्पॉट बॉय कम मेकअप मैन है बाला, वो उनके साथ हमेशा रहा। मैं तो सोचता हूँ किसी एक आदमी ने साथ दिया। एक उनका ड्रेस डिज़ाइनर था मोइज, जिसकी लास्ट ईयर डेथ हुई, वो गया। मोइज MOEZ मोइज, जो सुपरस्टार डेज से उनका डिज़ाइनर था। उनका ड्रेस डिज़ाइनर और उनका स्पॉट बॉय मेकअप मैन बाला, और यही लोग थे उनके, और तो कोई मैंने देखा नहीं। मुंबई के लिंकिंग रोड की इसी बिल्डिंग के चौथी और 5वीं मंजिल पर था राजेश खन्ना का आलीशान ऑफिस। वो ऑफिस जिसमें राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद साल गुजारे थे। यही वो ऑफिस है जहां पर एक दौर में राजेश खन्ना के चाहने वालों और निर्माता निर्देशकों का मेला लगा रहता था। लेकिन जब 12 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद को सील कर दिया था, तो राजेश खन्ना का ये ऑफिस उनका घर बन गया था। राजेश खन्ना कई साल तक अपने इसी दफ्तर में रहे थे। आशीर्वाद जो था कोई टैक्स की वजह से अटैच था प्रॉपर्टी, तो वो सील्ड था जो उनका बंगला है। तो उनका जो ऑफिस है वो वहीं पे, उनका घर भी उन्होंने बना लिया था। वहाँ पे वो अक्सर वही बातें कि शाम को बैठो, बातचीत करो, इफ समबडी ड्रैंक, एक आधा ड्रिंक उनके साथ पियो, और बस कभी बहुत लोनली हो गए तो
चले जाते थे वो कभी मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने ऐसे। 10 फिल्मों में नाकामी से उगता है राजेश खन्ना ने 1990 के दशक में राजनीति का रुख किया। लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज को टक्कर दी, लेकिन राजनीति में भी राजेश खन्ना के साथ कमोबेश बॉलीवुड जैसा ही बर्ताव हुआ। कभी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे राजेश खन्ना को पार्टी ने सम्मानजनक पद देना तो दूर, 2012 के चुनावों के दौरान पूछा तक नहीं। राजनीति, समाज और अपनों और परायों से मिली ऐसी उपेक्षा ने राजेश खन्ना को तोड़कर रख दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राजेश खन्ना के बेहद करीबी रहे अनिल त्यागी कह रहे हैं। पॉलिटिक्स वाले, कांग्रेस पार्टी ने भी इतने अच्छे स्पीकर थे काका जी, और अभी चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, तो आके गए थे वो, उनको उम्मीद थी उनको कहा जाएगा कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी ने उनसे इस लायक समझा ही नहीं। कहते हैं समय सबसे बलवान होता है, लेकिन बॉलीवुड का ये सितारा सबसे जुदा था। वो वक्त के साथ कभी चला नहीं, बल्कि उसने वक्त को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। राजेश खन्ना ने हमेशा वक्त को ही अपनी मुट्ठी में थाम कर रखने की कोशिश की। सुपरस्टार बनने से पहले भी और अपने स्टारडम का सूर्यास्त होने के बाद भी लाख मुसीबतें झेली, लेकिन काका कभी किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। खुददारी उनका सबसे बड़ा सरमाया थी, और शायद यही खूबी भी थी जिसकी वजह से वो बन सके हिंदी सिनेमा के पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार।